हेलो एवरीवन। सो गाइज, इंग्लिश सीखने के लिए आपको एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, उन्हें पढ़ना पढ़ सकता है, क्योंकि उनमें भी बहुत सारे अच्छे स्ट्रक्चर्स, वर्ड्स, मीनिंग आपको मिल जाते हैं। गाइज, मैंने क्लास सेवेंथ का एक उठाया है, सिविक्स का पहला चैप्टर है। तो सिविक्स इसलिए उठाया है कि मैं खुद भी चाहता था कि मैं सिविक्स को समझूं, जानूं। जब मैं एडिटोरियल पढ़ाता हूं तो मुझे ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह पता नहीं है, तो मैं अगर ये पूरी किताब पढ़ूंगा तो खुद भी मैं एक अच्छा नॉलेज कर पाऊंगा और आप लोगों को इसी बहाने अंग्रेजी भी मैं सिखा पाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो क्लास सेवेंथ का ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 है और इसका नाम है ऑन इक्वालिटी। इक्वालिटी के ऊपर है, ठीक है। आप इसको अंग्रेजी के हिसाब से समझें। तो ये पहले मैं ये समझा दूं कि क्या सीन यहाँ पर हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पर एक लाइन है, आप देख रहे हैं, लाइन में यहाँ लिखा है जैसे मंजीत कौर, एक टीचर खड़ी है लाइन में, तेजा सिंह एक ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, गिरीश राव स्टूडेंट है, ये कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर है यानी कि नौकरानी है, सुजाता कुमारी ये भी एक नौकरानी है, डोमेस्टिक वर्कर। ये सब लाइन में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं देखते हैं। यहाँ लिखा है कि ऑन इलेक्शन डे, यानी कि इलेक्शन का दिन है, कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। देख रहे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल देखिए कि कांता और उसकी दोस्त सुजाता, चूंकि दो सब्जेक्ट्स है तो आर लगा है, दोनों इंतजार कर रहे हैं क्या करने के लिए, टू कास्ट देयर वोट्स। वोट डालने को कास्ट वोट कहते हैं। ये देख रहे हैं, ये कांता है और ये सुजाता है। अब पहले ये जो कॉमिक्स जैसा कुछ है इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ आपस में बातें चल रही हैं। ये जो कांता है ये कह रही है कि इजंट इट गुड सुजा, क्या ये अच्छा नहीं है दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। दैट कि वी कैन ऑल, हम जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग जो है वोट कर सकते हैं एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री के एकदम इक्वल नागरिक के समान हम सारे वोट कर सकते हैं। तो कितना अच्छा है ना। इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस, कह रहे कि जैन साहब भी तो हमारे साथ लाइन में खड़े हैं। मतलब यहाँ पर इक्वालिटी की बात हो रही, कितना मतलब इक्वालिटी है। अब यहाँ पर देखिए, यह लिखा है कि गो ऑन कांता इट्स योर टर्न नाउ। अब सुजाता कह रही है कि कांता अब तुम्हारी बारी है वोट डालने की, जाओ। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। अब जब ये वोट डालने के लिए ये कांता गई है तो इसने क्या बोला कि आई विल, फ्यूचर टेंस है कि आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट, मैं उस कैंडिडेट के लिए वोट करूंगी हु हैज़ प्रॉमिस्ड। यहाँ पर हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है और ये एडजेक्टिव बनता है, ये क्लॉज बन जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज। ये बता रहा है, कैंडिडेट के बारे में बता रहा है कि उस कैंडिडेट को मैं वोट डालूंगी हु हैज़ प्रॉमिस्ड, जिसने वादा किया है, टू ब्रिंग पाइप टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया, कि हमारे एरिया में पाइप से वाटर लाएगा, तो उसको मैं वोट डालूंगी। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये सारे लोग लाइन में खड़े हैं वोट देने के लिए। वी विल सी यू लेटर कांता, यस नमस्ते साहब। और उसका जो साहब है, जैन साहब है, वो अपना वोट दे के चले गए। यहाँ पर बोला कि ठीक है नमस्ते। यहाँ है कि गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू हॉस्पिटल। अब यहाँ पर कांता कह रही है कि गुड़िया यानी कि उसकी जो बेटी है, हैज़ बीन रनिंग फीवर। हैज़ बीन का मतलब है कि फिर लंबे समय से वो उसको फीवर है। आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, हैव टू का मतलब है कोई भी काम हमें करना है तो मुझे उसको ले जाना है हॉस्पिटल, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क। अब देखिए, एक जगह हैव टू है, एक जगह विल हैव टू है। हैव टू मतलब करना है और विल हैव टू का मतलब करना ही पड़ेगा। आई विल हैव टू फिनिश द वर्क, मुझे काम को कंप्लीट करना पड़ेगा एट साहब्स हाउस, साहब के घर पर फर्स्ट पहले, एंड आस्क फॉर सब एडवांस, और कुछ एडवांस पैसे भी मांगने पड़ेंगे। आगे देखते हैं। अब घर पर देखिए, हेयर हेयर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर। अब यहाँ पर जो ये है कांता है, कुछ दवाई है ग्लास में, कुछ ऐसा है जो अपनी बिटिया को दे रही है और कह रही कि हेयर हैव सम ऑफ दिस, इसमें से कुछ ले लो, यू विल फील बेटर, तुम अच्छा महसूस करोगी। एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग, यहाँ व्हेन का मतलब है जब, कि जब मैं इवनिंग में आऊँगी, वी विल गो टू द हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल जाएंगे। ओके, ये कंडीशनल सेंटेंस है कि जब मैं आऊँगी तो हम हॉस्पिटल जाएंगे। ओके। अब देखिए, यहाँ है कि इट्स नो वंडर, नो वंडर का मतलब होता है कि इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है, दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, की गुड़िया अक्सर बीमार पड़ जाती है। बीमार पड़ने को हम फॉल इल कहते हैं, तो यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो नो वंडर का मतलब कि कुछ खास इसमें सोचने वाली बात नहीं, इट्स नो वंडर, कोई सरप्राइज की बात नहीं है, दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन। द बस्ती इज नेवर क्लीन, जो बस्ती है वो कभी भी साफ है ही नहीं, तो इसमें कोई सरप्राइज्ड की बात नहीं है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अब ये जो कांता है ये अपने साहब के घर पर है, सफाई कर रही है। तो साहब की जो पत्नी है वो कह रही है कि मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली,
कि मेक श्योर का मतलब है कि बिल्कुल अपनी तरफ से श्योर हो जाओ कि जो कॉर्नर्स है, कोनों की जो सफाई है वो बड़े ढंग से करो। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि हेयर इज योर एडवांस, ये लो तुम्हारा एडवांस, हेयर इज योर एडवांस। कितना अच्छा स्पोकन का भी तरीका हो सकता है, हेयर इज योर एडवांस कांता, बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट, लेकिन इसकी आदत मत बनाओ। नो मैडम, नहीं मैडम, नहीं करेगी। ओके, हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है इवनिंग में, दैट इवनिंग, उसी शाम। अब क्या है, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल गई है कि बेटी थोड़ी देर और रुक जाओ। जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन टू वोट, वो लाइन में यहाँ पर कह रही कि जैन मैडम और जो जैन साहब है मे स्टैंड, में हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, 50-50 को दिखाता है कि वो खड़े हो सकते हैं लाइन में टू वोट, वोट देने के लिए, बट दे नेवर हैव टू डू इट वेन देयर चिल्ड्रेन आर सिक, लेकिन जब उनके बच्चे बीमार होते हैं, देख रहे, दे नेवर हैव टू डू इट, उन्हें कभी भी करना नहीं पड़ता है। हैव टू का मतलब पड़ता भी आता है, उन्हें कभी भी ऐसा नहीं करना पड़ता है जब उनके बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो आप बीमार का सिक भी कह सकते हो, इल भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब हमें यहाँ से पढ़ना है, ठीक है, इक्वल राइट टू वोट। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी अच्छे स्ट्रक्चर्स यूज हुए हैं वो मैंने एक लिस्ट बनाया है। इसमें एक और मैं मेक श्योर लगा देता हूँ, एक नो वंडर था वो भी लिख देता हूँ, नो वंडर है, एक मेक श्योर है। अब देखिए कि ये पूरी मैंने लिस्ट तैयार कर रखी है, तो मैं किसी और दिन एक वीडियो लाऊंगा जो सिर्फ इनको समझाऊंगा। देखिए बहुत है ये, देखते रहिए। मैंने कुछ अच्छे वर्ड्स भी लिखे हैं, स्पेक्टिकल का मतलब तमाशा होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लिखे हैं इस चैप्टर में, इतने सारे स्ट्रक्चर्स है, रिलक्टेंट टू है, क्वाइट अ फ्यू है, विलिंग टू है, वेदर और दे, और कुछ वर्ड्स हैं, मतलब बेहतरीन है ये। तो सोचिए कि एक चैप्टर से आपको क्या कुछ सीखने को मिलता है। जब ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्यूटोरियल भी समझ में आएगा। चलिए गाइस आगे देखते हैं। ओके पढ़ना शुरू करें। देखिए यहाँ लिखा है कि इक्वल राइट टू वोट, यानी कि वोट देने का जो बराबरी का अधिकार है। अक्षत डोंट मेक अ नॉइज, अक्षत डोंट मेक अ नॉइज। द स्टोरी अबव बिगिंस विद कांता, यानी कि ऊपर की जो कहानी है वो कांता से शुरू होती है, स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट। अब देखिए कांता के तुरंत बाद यहाँ पर है स्टैंडिंग इन लाइन, यहाँ पर इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया, इसको बड़ा भी कर सकते थे, कांता हु वाज स्टैंडिंग इन लाइन भी कर सकते थे। तो क्लॉज को छोटा करते हैं तो क्या बन जाता है, फ्रेज बन जाता है, और ये एडजेक्टिव का काम करता है। तो कहानी शुरू होती कांता से, कौन सी कांता, वही कांता हु वाज स्टैंडिंग इन लाइन, जो लाइन में खड़ी थी टू कास्ट हर वोट, अपना वोट देने के लिए। तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ गए। अब देखिए, लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द लाइन विद हर। लुक अगेन, दोबारा देखो, एट द, देखिए लुक के साथ एट प्रेपोजिशन आता है, ध्यान रखिए। लुक अगेन किस पर ध्यान दो, किस पर देखो, एट द वेरियस पीपल, बहुत सारे जो लोग हैं, हु आर स्टैंडिंग, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, हु आर स्टैंडिंग जो खड़े हैं, इन द लाइन विद हर, उसके साथ जितने भी लोग लाइन में खड़े उनको दोबारा देखो। कांता रिकॉग्नाइजेज हर एम्प्लॉयर, कांता पहचान लेती है उनके मालिक को, एम्प्लॉयर का मतलब है कि जिसके यहाँ वो जॉब कर रही है, तो अपने एम्प्लॉयर को पहचान लेती। कौन है वो, अशोक जैन है। यहाँ पर कॉमा क्यों लगा है, इसको एपोजिशन कहते हैं। एम्प्लॉयर के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि एम्प्लॉयर कौन है, तो अशोक जैन है, तो एक कॉमा लगा दिया। एंड छोटे लाल, और छोटे लाल भी उसमें थे। हर नेबर, यानी कि अपने पड़ोसी छोटे लाल को और अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती, वो भी लाइन में खड़े थे। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब जो लोकतांत्रिक देश है उसमें, लाइक इंडिया, जैसे कि इंडिया है, ऑल एडल्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू। देख लीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ का इस्तेमाल भी हो गया है, स्पोकन इंग्लिश में मैं इसे हमेशा कराता हूँ। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की परवाह किए बगैर। ओके, तो कह रहे हैं कि कोई भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, जो लोकतांत्रिक देश होता है, जैसे कि इंडिया है, तो जितने भी एडल्ट्स हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ, इसकी परवाह किए बगैर, व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, किस रिलीजन से वो बिलोंग करते, मतलब किस धर्म के वो हैं, हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, कितनी उन्होंने एजुकेशन ले रखी है, पढ़ाई कर रखी है। हैव हैड का मतलब यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये हैड का मतलब उस चीज़ को ले लेना, करना, जैसे हैव फूड होता है ना, वैसे ही। तो कितना एजुकेशन उनके पास है, व्हाट कास्ट दे आर, वो कौन सी जाति के हैं, और वेदर दे आर रिच और पुअर, और या तो चाहे वो गरीब हैं, मतलब वेदर दे आर रिच, चाहे वो अमीर हैं या गरीब हैं, वो सारे ही लोग जो हैं आर अलाउड, वो अलाउड हैं टू वोट, वो सबको वोट देने का फुल अधिकार है। समझ में आ गया।
किस किस को वोट देने का अधिकार है कि जितने भी एडल्ट हैं, फर्क नहीं पड़ता कि वो किस रिलीजन के हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, उनका कास्ट क्या है, जाति क्या है, वो अमीर है गरीब है, डजंट मैटर, सब वोट दे सकते हैं। आगे देखते हैं। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रेड इन द क्लास 6th बुक, और ये जो आप पहले ही क्लास 6 की किताब में पढ़ चुके हो, इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि वो कहाँ पैदा हुए, किस जाति के, किस धर्म के, डजंट मैटर, वोट दे सकते हैं। एंड इज एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। अच्छा, और ये एक इसेंशियल एस्पेक्ट है। इसेंशियल मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण, एस्पेक्ट मतलब पहलू, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जितने भी डेमोक्रेटिक जो ऐसे देश है, लोकतांत्रिक देश है उनका, कि भैया एडल्ट वोट दे सकते हैं बिना ये अंतर के, जाति धर्म के। द आइडिया of universal adult franchise is based on the idea of equality। तो ये जो एडल्ट वाला जो ये देख रहे हैं, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो आइडिया है, ये आधारित है, बेस्ड है किस पर, आइडिया ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी के आइडिया पे ये बेस्ड है। बिकॉज इट स्टेट्स दैट, ये बताता है, एवरी एडल्ट इन अ कंट्री, हमारे देश में जितने भी एडल्ट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, वो कितने धनी हैं उसकी परवाह किए बगैर, मतलब कितना उनके पास वेल्थ है, पैसा है, एंड द कम्युनिटीज शी ही बिलोंग्स टू, किस कम्युनिटीज वो बिलोंग करते हैं, हैज़ वन वोट, सबका एक वोट है, इसकी परवाह किए बगैर कि वो कौन है, सबके पास एक वोट है। कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी, कांता अपने वोट को देने के लिए खुश है, एक्साइटेड है, और साथ ही साथ खुश है दैट शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर्स, वो सबके इक्वल है, सबके बराबर है, जितने दूसरे इक्वल है उतना वो भी इक्वल है। बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट, क्योंकि उनमें से प्रत्येक के पास एक ही वोट का अधिकार है, तो कांता के पास भी एक ही वोट का अधिकार है, तो बराबर तो है। अब देखिए, बट एज हर डे गोज ऑन, वो जैसे उसका दिन आगे बढ़ता है, कांता बिकम्स लेस सर्टेन, कांता जो है लेस सर्टेन हो जाती है, यानी कि वो जितना सर्टेन थी, लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स, कि जितना वो सोचती थी इक्वालिटी के बारे में, उतना ही अब उसकी जो निश्चितता है, जो उसने एकदम सोच रखा था कि हाँ हम इक्वल है, वो इक्वालिटी की जो सोच है वो धीरे धीरे लेस होती चली जाती है। ओके, देखिए, व्हाट इज इट, क्या है ये, दैट मेक्स कांता अनश्योर, ऐसी कौन सी चीज है जो कांता को, अंता कह रहा हूं, जो कांता को अनश्योर बनाती है इक्वालिटी के बारे में। लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ, लेट्स टेक अ लुक, चलो एक फोकस करते हैं, अ डे इन हर लाइफ, उसके जीवन के एक दिन पर फोकस करते हैं। शी लिव्स इन अ स्लम, वो स्लम में रहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से देख लीजिए। एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, यहाँ पर ये हैज़ कौन सा है, ये पोजीशन को दिखा रहा है कि उसके घर के पीछे क्या है, एक ड्रेन है, एक नाला है। हर डॉटर इज सिक, उसकी बेटी बीमार है, बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क, लेकिन वो एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती। टेक द डे ऑफ का मतलब है एक दिन ऑफ लेना, अपने काम से एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती है। बिकॉज, क्योंकि शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स, क्योंकि उसको ज़रूरत है बोरो मनी, पैसे उधार लेने की ज़रूरत है, कहाँ से, फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स, अपने जिन जिन मालिक के पास वो काम करती है वहाँ से पैसे लेने की ज़रूरत है। टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर, अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट, हर जॉब, उसकी जो नौकरी है, किस रूप में नौकरी है, एज अ डोमेस्टिक हेल्प, एक नौकरानी के रूप में उसकी जो नौकरी है, टायर्स हर आउट, टायर्स हर आउट का मतलब उसे निचोड़ देती है, उसे एकदम थका देती है। एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन, और अंत में शी एंड्स हर डे, वो अपने दिन की जो मतलब दिन का जो समापन करती है, उसका जो दिन खत्म होता है, बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन, दोबारा वो लंबे लाइन में खड़ी रहती है, ऐसे उसका दिन समाप्त होता है। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग। अब कह रहे हैं कि ये लाइन जो है, दिस लाइन, ठीक है, कॉमा के बाद लिखा है कि इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये लाइन कहाँ पर थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास जो लाइन थी। अब लाइन के लिए इज आया है कि इज अनलाइक, अनलाइक का मतलब कि उसके जैसा नहीं है, बिल्कुल अलग है। अनलाइक द वन, उस लाइन से बिल्कुल विपरीत है। इन द मॉर्निंग, जो कि सुबह एक लाइन लगी थी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं वो गरीब लोग खड़े हैं, वो हॉस्पिटल के लाइन में खड़े हैं, कोई वोट देने का लाइन नहीं था जहाँ सारे लोग बराबर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ लिखा है कि अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, दूसरे प्रकार की जो इक्वालिटी है, यहाँ लिखा है कि कांता इज वन ऑफ मेनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया। कांता जो है उन सारे लोगों में से एक है, वन ऑफ मेनी पीपल, वो लोग हु लिव जो रहते हैं इन डेमोक्रेटिक इंडिया, जो लोकतांत्रिक इंडिया में रहते हैं, देश में रहते हैं, एंड हु हैव द राइट टू वोट, जिनके पास वोट देने का अधिकार है, बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल, लेकिन उनका रोज का जो रहना है और उनके काम करने का जो कंडीशन है, फार फ्रॉम इक्वल, वो कहीं ना कहीं बराबरी से बहुत दूर है, इक्वालिटी उसके अंदर नहीं है। देखिए अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है इसके अलावा, बीइंग पुअर का मतलब होता है गरीब होना, तो गरीब होने के अलावा पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इन इक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। सिर्फ गरीब होना ही उनका इन इक्वालिटी नहीं है कि गरीब है तो ये समान नहीं है। पीपल इन इंडिया, इंडिया में जो लोग हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं इन इक्वालिटी, असमानता को इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों से भी वो उनको ऐसा महसूस हो जाता है कि हम अनइक्वल है, इसके समान नहीं है। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स, चलो देखते हैं इसका क्या मतलब है। बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो, नीचे दो कहानियां दी गई हैं, उनको पढ़कर हम पता लगाते हैं कि कैसे हम अलग अलग तरीके से भी समान नहीं हैं। ईच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स इन पीपल्स लाइफ्स एंड रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। देखिए ईच ऑफ दीज, ये जो दोनों कहानियां हैं इनमें से प्रत्येक कहानी जो है इज बेस्ड ऑन, वो आधारित है रियल इंसिडेंट्स इन पीपल्स लाइफ्स, लोगों की जीवन में घटी हुई रियल घटनाओं पर आधारित है, एंड रिफ्लेक्ट्स, और एक कहानी जो है वो दर्शाती है, दिखाती है द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज, कि अलग अलग प्रकार की भी असमानताएं हैं दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, जो कि इंडिया में मौजूद है। देखें चलिए, वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। देखिए वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि इनइक्वालिटी का कई फॉर्म है, कई रूप हैं, तो कई जो रूप हैं, कॉमन रूप है, उनमें से जो एक है इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम, उसमें से कास्ट सिस्टम है, कास्ट की इनइक्वालिटी होती है। इफ यू लिव इन अ रूरल एरिया, अगर आप एक गांव वाले इंडिया में रहते हैं, रूरल इंडिया में रहते हैं, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्नड और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। तो आपके कास्ट की जो पहचान है वो कुछ ऐसा है, समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न, कि कदाचित आपने उसको लर्न किया होगा, अपने कास्ट को समझा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा बहुत ही छोटी उम्र में। अगर आप इंडिया की रूरल जगह पे रहते तो तुरंत आप कास्ट समझ गए होंगे कि आप कौन से कास्ट के हैं। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, अगर आप थोड़ा शहरी इंडिया में रहते हैं, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद सोचते होंगे, माइट लगा हुआ है बॉस, माइट थिंक, शायद सोचते हैं दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। नो लॉन्गर का मतलब कि अब नहीं, जैसे मैं बोलूँ कि यू आर नो लॉन्गर ए टीचर, कि अब आप टीचर नहीं हो, तो नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट, कि अब वो कास्ट में बिलीव नहीं करते हैं, वो भी कुछ लोग हैं। बट जस्ट लुक एट दिस मैट्रिमोनियल्स शोन फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। देखिए, लेकिन जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल्स, यहाँ पर कुछ मैट्रिमोनियल्स में जो जो शादी के लिए जो छपते हैं ना कि दुल्हन चाहिए दूल्हा चाहिए, उसको मैट्रिमोनियल्स कहते हैं। तो शोन फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश जो लीडिंग बहुत ही सक्सेसफुल जो न्यूज़पेपर है उसमें से ये निकाला गया है, तो उसको देखिए एंड यू विल सी, आप देखेंगे हाउ इम्पॉर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यूज टू बी, कि कितना इम्पॉर्टेंट ये जो कास्ट का जो मुद्दा है वो अभी भी कंटिन्यू है इन द माइंड्स ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस। जो बड़े बड़े अर्बन इंडियंस हैं, जो अच्छे जगहों पर अच्छे शहर में जो इंडियंस रहते हैं, उनके माइंड में भी, जो हाईली एजुकेटेड है उनके माइंड में भी जो कास्ट का सिस्टम है वो कंटिन्यू है। कैसे कंटिन्यू है? तो जब शादी के लिए न्यूज़पेपर में खबर छपती है तो देखिए क्या लिखा होता है, इसको देख लेते हैं, PROF, क्वालिफाइड ब्यूटीफुल टॉल गर्ल फॉर गुप्ता बॉय। अब गुप्ता बॉय के लिए तो गुप्ता यहाँ पर लिख दिया, ओके। यहाँ लिखा है तमिल ब्राह्मीण लेंगर ग्रूम, अब तमिल ब्राह्मण के लिए चाहिए तो ब्राह्मीण गुप्ता सब कुछ तो यहाँ पर लिखा हुआ ही रहा है, तो कहीं ना कहीं कास्ट को दिखाया जा रहा है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ दलित चाइल्ड। अब लिखा है कि चलो एक स्टोरी पढ़ते, किसके बारे में? अबाउट द एक्सपीरियंसेस, यानी कि उनके अनुभवों के बारे में। किसका? ऑफ अ दलित चाइल्ड, एक दलित बच्चे के बारे में। अटेंडिंग स्कूल, कि दलित चाइल्ड
ने जब स्कूल अटेंड किया तो उसके साथ क्या हुआ वो देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दलित इन क्लास सिक्स बुक। आप क्लास सिक्स के बुक में पहले ही दलित के बारे में पढ़ चुके हैं। दलित इज अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। दलित एक ऐसा नाम है, एक ऐसा टर्म है जो जो कुछ लोअर कास्ट, सो कॉल्ड का मतलब है कि कुछ नाम मात्र के कुछ लोअर कास्ट हैं जो अपने आप को दलित कहते हैं, दलित कह के संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं। दलित मीन्स ब्रोकन, दलित का मतलब होता है टूटा हुआ, ब्रोकन। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड, इस वर्ड का इस्तेमाल करके लोअर कास्ट्स आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर, वो पॉइंट करते हैं, मतलब कि अपने आप को दलित बोलते, दलित का मतलब टूटा हुआ है, तो खुद को टूटा हुआ बोलकर वो पॉइंट करते, अपने आप को दिखाते हैं, इशारा करते हैं कि हाउ देवर, वो कैसे थे, एंड कंटिन्यू टू बी, और कैसे वो अभी भी वैसे ही है, सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, अभी भी वो ऐसे ही है कि उनसे डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, यानी कि उनके खिलाफ जो है वो भेदभाव किया जा रहा है। अपने आप को दलित कहते हैं तो दलित कहते वो भेदभाव की श्रेणी में आ जाते हैं क्योंकि खुद ही अपने आप को दलित कह रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि 1950 में जन्म हुआ था, 2013 में उनकी डेथ हुई, इज अ फेमस दलित राइटर, वो एक बहुत ही फेमस दलित राइटर हैं। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, अपने आत्मकथा में जिसका नाम था जूठन, ही राइट्स, वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि आई हैड टू सिट, हैड टू का इस्तेमाल है, मुझे कुछ भी करना पड़ा या पड़ता था, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास, मुझे क्लास में दूसरों से अलग बैठना पड़ता था, एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और वो भी ज़मीन पर, फ्लोर पर बैठना पड़ता था, द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सैट ऑन, यानी कि जहाँ मैं बैठता था, आई सैट ऑन द स्पॉट, जिस स्पॉट पे मैं बैठता था, तो द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग, उस स्पॉट पे, उस जगह पे जो चटाई थी ना, वो भी पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाती थी और मैं सूखी ज़मीन पे, खाली ज़मीन पे बैठा करता था। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबॉडी, समटाइम्स, कभी कभी, आई वुड हैव टू, देखिए वुड कई बार ना यूज टू की जगह यूज होता है कि मैं जाया करता था, आई यूज टू गो, तो वैसे ही मैं बैठता था तो आई वुड सिट, और आई वुड हैव टू सिट मतलब मुझे बैठना पड़ता था, तो मुझे बैठना पड़ता था वे बिहाइंड एवरीबॉडी, वे बिहाइंड का मतलब कि बहुत पीछे दूर, सबसे पीछे दूर बैठना पड़ता था, राइट नियर द डोर, बिल्कुल दरवाजे के पास। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न, कभी कभी वो लोग मुझे पीटा करते थे बिना किसी कारण के। When he was in class fourth, जब वो क्लास फोर्थ में था, the headmaster asked ओम प्रकाश to sweep the school and the playground, तो जो हेडमास्टर थे उन्होंने कहा ओम प्रकाश को कि आप स्कूल पे झाड़ू लगाओ और पूरे प्लेग्राउंड को आप साफ करो। ही राइट्स, वो लिखते हैं कि द प्लेग्राउंड वॉज वेरी लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल, एंड इन क्लीनिंग इट माई बैक बिगेन टू एक। अब लिखा है कि द प्लेग्राउंड वॉज वेरी लार्जर, वो इतना बड़ा प्लेग्राउंड था, वे लार्जर, सॉरी वे लार्जर, द प्लेग्राउंड वॉज वे लार्जर, बहुत बड़ा वो था, वे का मतलब बहुत ज़्यादा, टू कह दीजिए, देन माई स्मॉल फिजिक, मेरे छोटे से फिजिक, जो छोटा सा मेरा शरीर कद काठी था उसके मुकाबले बहुत बड़ा था। फिजिक कुड हैंडल, कि मेरा ये जो छोटा सा कद काठी था उसको हैंडल भी नहीं कर पाता, इतना बड़ा था, एंड इन क्लीनिंग इट, और इसको साफ करने में माई बैक बिगेन टू एक, और मेरी जो पीठ है उसमें दर्द चालू हो जाया करता था। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, मेरा जो चेहरा था वो धूल से भरा हुआ था साफ करने में। डस्ट हैड गॉन, यहाँ देख लेते हैं, इनसाइड माई माउथ, जो डस्ट है वो मेरे मुंह के अंदर चला गया था। द अदर चिल्ड्रेन इन माई क्लास वर स्टडिंग, दूसरे बच्चे मेरी क्लास में पढ़ रहे थे, एंड आई वॉज स्वीपिंग, और मैं झाड़ू मार रहा था। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, हेडमास्टर अपने कमरे में बैठा हुआ था और मुझे देख रहा था। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, मुझे ये भी परमिशन नहीं थी कि मैं एक गिलास पानी भी पी लूँ। आई स्वेप्ट द होल डे, पूरे दिन मैंने झाड़ू लगाई, फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ द स्कूल रूम्स, यानी कि फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज़, यानी कि दरवाज़ों से, खिड़कियों से, स्कूल के कमरों के। द आईज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज़ सॉ दिस स्पेक्टिकल, जो आंखें थी टीचरों की और लड़कों की, उन्होंने इस तमाशे को देखा। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप, मेड टू स्वीप का मतलब उनको फोर्स करके झाड़ू लगवाया जाता था, ओम प्रकाश को फोर्स करके। द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, अच्छा मतलब कि ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल, पूरे स्कूल में झाड़ू लगवाया जाता था, प्ले ग्राउंड में लगवाया जाता था, फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, अगले कुछ दिनों तक। एंड दिस ओनली केम टू एन एंड, और इसका अंत तभी हुआ,
कम टू एन एंड का मतलब है अंत होना। इसका अंत तभी हुआ व्हेन हिज फादर हु हैपन टू बी पासिंग बाई, जब उसके पापा, हैपन टू बी का मतलब है कि सौभाग्य से, लकली वहाँ से गुजर रहे थे, सॉ हिज सन स्वीपिंग, उन्होंने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा। ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स, उन्होंने टीचर का सामना किया। एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड। अब यहाँ पर वॉकिंग अवे का मतलब है कि वॉक करते हुए, स्कूल से निकलते हुए ओम प्रकाश का हाथ थामे हुए, ही सेड लाउडली, उन्होंने बहुत ज़ोर से कहा, फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, ताकि सारे लोग सुन पाए, उन सब के को सुनने के लिए कहा कि यू आर अ टीचर, आप एक टीचर हो, सो आई एम लीविंग नाउ, इसलिए मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ, बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, लेकिन इसको इतना याद रखना मास्टर, ही विल स्टडी राइट हियर, ये यहीं पर पढ़ेगा, इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में पढ़ेगा, एंड नॉट जस्ट हिम, सिर्फ यही नहीं, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, इसके पीछे बहुत सारे लोग आएंगे जो इसी में पढ़ेंगे मास्टर। देखिए हो गया ये। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट, जो दूसरी कहानी है वो एक इंसिडेंट पर आधारित है, दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडियाज लार्जर सिटीज, जो इंडिया के बहुत बड़े शहर में घटना घटी, एंड इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ कंट्री। कॉमन प्रैक्टिस का मतलब बहुत ही कॉमन बात है, जो घटना घटी वो बहुत ही कॉमन बात है इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में ये कॉमन प्रैक्टिस है। कॉमन प्रैक्टिस का मतलब कि अक्सर ऐसा होता है, जो हुआ इस कहानी में। क्या हुआ? इट इज़ ए स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी। ये एक मिस्टर मिसेज अंसारी की कहानी है, हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। लुकिंग का मतलब है कि वो देख रहे थे कि टू रेंट एन अपार्टमेंट, कि एक किराए पे अपार्टमेंट ले ले इन द सिटी, की शहर में उनको किराए पे अपार्टमेंट लेना था। दे हैड द मनी, उनके पास पैसा था, एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम, रेंट पे करना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए ये हेल्प लेने के लिए कि आप मेरी मदद कर दो जगह ढूंढने में। एक मिनट गाइस, ओके शुरू करते हैं। बहुत लंबा चैप्टर है गाइस, लाइट भी, मैंने फैन भी ऑफ कर रखा है। द डीलर इन्फॉर्म्ड देम, डीलर ने उनको इन्फॉर्म किया, पूरी की स्टोरी टेलिंग है, पास्ट टेंस का इस्तेमाल देखिए, दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट्स। तो डीलर ने उनको बताया कि उसको पता था, यानी कि यहाँ पर नैरेशन है, तो पता है को पता था कर देते ना नैरेशन में, दैट लगा है, इन्फॉर्म देम दैट ही न्यू, यानी कि वो जानता है, मान लीजिए, अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट्स, कुछ अ फ्यू का मतलब कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जिनको वो जानता है, दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट, जो कि रेंट के लिए अवेलेबल हैं। अब यहाँ है को हम वर कह रहे हैं क्योंकि नरेशन में आपको पता है एज आर एम वाज वर में तब्दील हो जाता है। चलिए, दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट, पहले अपार्टमेंट में वो लोग गए, एंड द अंसारीज लाइक इट वेरी मच, अंसारी, दोनों अंसारी को ये पसंद आया, एंड डिसाइडेड टू टेक इट, उन्होंने फैसला किया कि हम इसको ले लेंगे। हाउएवर, फिर भी, व्हेन द लैंडलेडी फाउंड आउट, जब लैंडलेडी को पता लगा देयर नेम्स, उनके नाम, शी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु एट मीट बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट्स। अब देखिए, शी मेड एन एक्सक्यूज, उसने एक बहाना बनाया अबाउट, इस बारे में कि हाउ शी कुड नॉट, कि किस तरीके से वो रेंट पर नहीं दे सकती है हाउस को ऐसे लोगों को हु एट मीट, जो मीट खाते हैं। अब यह खाते हैं को खाते थे किया गया है क्योंकि नरेशन है, बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट्स, कि बिल्डिंग में जो निवासी थे कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं थे, तो रेंट पे नहीं दे सकते। बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर दिस, सुनकर सरप्राइज हो गए, बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस, पड़ोस के घर में मछली बन रहा था, वो सब सूंघ पा रहे थे वो लोग, तब भी इनको नहीं दे रहे थे। द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट, दूसरे अपार्टमेंट में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि अंसारी नाम सुन के वो लोग भड़क जाते थे, तीसरे में भी ऐसा हुआ। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम, उन लोगों से प्रॉपर्टी डीलर ने कहा दैट दे माइट वांट टू चेंज, कि शायद वो चाहते हो चेंज देयर नेम्स, कि अपना नाम बदल लें, एंड कॉल देमसेल्फ मिस्टर मिसेस कुमार, कि शायद ऐसा करके एक बार देखें, अपने आप को मिस्टर मिसेस कुमार कह दें। द अंसारीज वर रिलक्टेंट टू डू दिस, अंसारी को ये पसंद नहीं आया, रिलक्टेंट का मतलब उनकी इच्छा नहीं थी कि हम नाम बदल लें, एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर, कि हम कुछ और भी अपार्टमेंट देखेंगे, ऐसा डिसाइड किया। इन द एंड, अंत में, इट टुक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट्स, एक महीना लग गया ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट्स, अपार्टमेंट्स को देखते हुए एक महीना हो गया, बिफोर दे फाउंड अ लैंडलेडी, तब जाकर के, मतलब
उन्होंने एक लैंडलेडी को, एक मकान मालकिन को पाया, हु वाज विलिंग टू गिव देम अ प्लेस ऑन रेंट, जो तैयार हो गई कि उनको रहने के लिए जगह देगी। 1 महीना ऐसा उनका चलता रहा। आप देखिए, आगे देखें। देखिए, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। अब डिग्निटी को रिकॉग्नाइज करना, डिग्निटी मतलब क्या होता है? आपकी गरिमा, आपका जो एक आत्मसम्मान है, सब ये लिखा है। एक मिनट। यू हैव अंडरस्टूड बाई नाउ, अब तक आप समझ गए हैं, दैट द कास्ट वी आर बॉर्न इन टू, कि जिस कास्ट पे हमारा जन्म हुआ है, द रिलीजन वी प्रैक्टिस, जिस धर्म का हम पालन करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, जिस जिस क्लास और जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, वेदर वी आर मेल और फीमेल, चाहे हम मेल हो या फीमेल हो, दीज आर ऑफन द थिंग्स, यही वो चीज़ें हैं, दैट डिटरमाइन, जो निर्धारित करती हैं, वाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली, कि क्यों कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड, इनके साथ ऐसा जो ट्रीट हो रहा था, ये जो हो रहा है, अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, ये जो अनइक्वली यानी कि असमानता का जो व्यवहार इनके साथ हो रहा है, किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, कि अंतर है उनके कास्ट और रिलीजन में अंतर है, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। अब देखिए, वेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली, जब किसी व्यक्ति को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, जब ऐसा बताया जाता है कि तुम इक्वल नहीं हो, देयर डिग्निटी इज वायलेटेड, उनकी डिग्निटी, उनका जो सम्मान है, गरिमा है, उसका उल्लंघन किया जाता है, उनको ठेस पहुंचाया जाता है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारी वॉज वायलेटेड, इन सब के डिग्निटी को कहीं ना कहीं वायलेट किया गया, बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड, क्योंकि जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया है, तो कहीं ना कहीं उनकी डिग्निटी को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। बाय पिकिंग ऑन हिम, पिक ऑन का मतलब होता है, मतलब एक तरीके से नीचा देखना, नफरत सा करना, तो बाय पिकिंग ऑन हिम, उस पर उस तरीके से, उस नज़र से देखना, एंड मेकिंग हिम स्वीप, और उसको झाड़ू लगवाना स्कूल में, बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, उसके कास्ट की वजह से, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी स्कूलमेट्स एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी, उसके कास्ट की वजह से ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो स्कूल के दोस्त थे और जो टीचर्स थे, उन्होंने उसकी डिग्निटी को ठेस पहुंचाया बैडली, एंड मेड हिम फील, और उसको एहसास कराया, एज इफ ही वाज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स इन स्कूल, ऐसा एहसास कराया कि जैसे कि वो लेस देन इक्वल हो, कम इक्वल हो बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल में उससे, यानी कि समान उनके नहीं है, ऐसा एहसास दिलाया। बीइंग अ चाइल्ड, एक चाइल्ड होने के होने के कारण या होते हुए, ओके, होने के नाते, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन, वो बहुत कुछ ही, ना के बराबर ही कुछ कर सकते थे, क्योंकि बच्चे थे, दैट ही वॉज इन, जिस सिचुएशन में वो थे उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। कुड डू वेरी लिटिल, बहुत कम कर सकते थे, यानी कि ना के बराबर कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो चाइल्ड थे। इट वॉज हिज फादर, ये उनके पिता थे, हु ऑन सीइंग हिज सन स्वीप, जो अपने बेटे के झाड़ू लगाते हुए देखने पर फेल्ट एंग्री, गुस्से में आ गए, बाय दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट, एंड इस अनइक्वल ट्रीटमेंट को देखकर गुस्से में आ गए, एंड कन्फ्रंटेड द टीचर्स, और टीचरों का मुकाबला किया। द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट, अंसारी की डिग्निटी को भी हर्ट किया गया, वेन पर्सन रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट्स टू देम, जब लोगों ने अपना अपार्टमेंट उनको किराए पे देने से मना कर दिया। हाउएवर when the property dealer suggested, जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे सजेस्ट किया दैट दे चेंज देयर नेम, अच्छा यहाँ पर दे चेंज है, यहाँ पर दे शुड चेंज भी हो सकता था, बट इसको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड कहते हैं, कि वो अपना नाम बदल ले, इट वॉज देयर डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट दैट मेड देम रिफ्यूज द सिचुएशन, तो उनकी डिग्निटी थी, आत्मसम्मान थी, जिसने उस प्रपोजल को भी रिफ्यूज, उस सजेशन को भी रिफ्यूज कर दिया। समझ में आ रहा है? ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, ये कोई भी हो, चाहे ओम प्रकाश या अंसारी हो, ये डिजर्व तो नहीं करते कि इस तरीके से इनके साथ ट्रीट किया जाए। दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनी वन एल्स, वही रिस्पेक्ट, वही गरिमा, आत्मसम्मान वो भी डिजर्व करते हैं जो बाकी लोग डिजर्व करते हैं। ओके, आगे देखते हैं गाइस, बहुत बड़ा चैप्टर है। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, अब इंडियन डेमोक्रेसी में देखते हैं, खत्म ही होने वाला है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन, तो समाज में तो आपने देख लिया कि अंतर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन, हर व्यक्ति को पहचानता है एज इक्वल, सबको एक बराबर का दर्जा देता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, हमारे देश में जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, पर्सन,
फ्रॉम ऑल कास्ट, किसी भी कास्ट से हो, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशनल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। तो इन सब को ना इक्वल समझा जाता है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, किसी भी जाति से हो, ठीक है। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेज टू एग्जिस्ट, बट दिस इज नॉट टू से, यह दिस इज ये नहीं है, दिस इज नॉट टू से, ये कहने को नहीं कि इनइक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं होगी, यानी कि अब असमानता नहीं होगा। इट डजेंट, ऐसा नहीं है। बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया, इस लोकतांत्रिक जो हमारा देश है, इसमें द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज रिकॉग्नाइज्ड, कि जो मूल जो सिद्धांत है इक्वालिटी का, जितने भी लोग हैं उनकी इक्वालिटी का जो मूल सिद्धांत है, इज रिकॉग्नाइज्ड, वो पहचाना जाता है। वाइल अर्लियर, जबकि पहले नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेस्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कोई कानून ही, अभी तो कम से कम कानून है। अब समाज में आपके साथ असमानता हो रहा है, बट कानून तो कहता है कि आप बराबर हैं। ओके, तो पहले क्या होता था कि नो लॉ एग्जिस्टेड, कोई लॉ ही नहीं था टू प्रोटेक्ट पीपल, जो लोगों की रक्षा कर पाए, फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव से, एंड इल ट्रीटमेंट से, जो बुरा बर्ताव होता था। नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल्स। नाउ देयर आर सेवरल, अब बहुत सारे ऐसे लॉ हैं, कानून है, दैट वर्क, जो काम करते हैं, टू सी, ये देखने के लिए, दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी और इक्वली, मतलब उनको इक्वालिटी से ट्रीट किया जाए, उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। अब बहुत सारे लॉ हैं। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लिखा आ रहा है यहाँ, मैसेज आ रहा है, अनेबल टू यूज फ्लैश ड्यू टू हाई, अच्छा हाई टेम्परेचर हो गया, ओके फाइन। क्या लिखा आ रहा है यहाँ पर, क्या लिखा है देख लेते हैं गाइस, बोलते बोलते थक गया हूँ मैं। कि दिस रिकॉग्निशन, ये जो पहचान है इक्वालिटी की, इंक्लूड्स, शामिल करता है, सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ प्रोविजन है वो इंक्लूडेड है इसके अंदर, ठीक है, इंक्लूड्स करता है। कौन से है? पहला ये है कि दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कि कानून के सामने हर बंदा इक्वल है, चाहे वो कोई भी हो, कानून के सामने बराबर है। व्हाट दिस मीन्स इज दैट, इसका मतलब यह है कि एवरी पर्सन, कोई भी जो व्यक्ति है, फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हो, चाहे वो जो कांता सर्वेंट थी वो हो, डोमेस्टिक वर्कर जो थी वो हो, हैज़ टू ओबे द सेम लॉज, उनको एक ही कानून को मानना है, तो इक्वल हो गए सारे के सारे। सेकेंड ये है कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, कोई भी पर्सन से आप भेदभाव नहीं कर सकते उसके खिलाफ, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, उनके धर्म के आधार पर, रेस, उनके कहाँ से वो पैदा होकर आए हैं, जाति क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है उनका, वेदर दे आर फीमेल और मेल, इनके आधार पर तो आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकते हो। दूसरा ये हो गया। थर्ड क्या है, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, जितने भी लोग हैं वो पब्लिक प्लेसेस पे जा सकते हैं, इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड्स में जा सकते हैं, होटल्स में जा सकते हैं, दुकानों में जा सकते हैं, मार्केट में जा सकते हैं। ऑल पर्सनस कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, अगर कोई पब्लिकली कोई कुआं है तो सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाथिंग घाट जो होते हैं नदी किनारे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा ये है कि अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड, ये जो छुआछूत की जो बीमारी होती थी ना कि छू दिया तो नहा लेंगे, तो ये सब अब अबॉलिश हो गया, खत्म हो गया। द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड, दो तरीके जो है जिसमें गवर्नमेंट ने कोशिश की है टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी, की समानता को इम्प्लीमेंट करे, समानता को दिखाए, दैट इज गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी गारंटी दी गई है, इज फर्स्ट थ्रू लॉज, पहला कानून के हिसाब से, एंड सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़, और दूसरा जो है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्कीम्स निकाले, प्रोग्राम्स निकाले, जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी, जिनको ज़्यादा लाभ नहीं पहुंचता है, उसको कहीं ना कहीं वो लाभ दे और उनको भी इक्वल बनाए। देर आर सेवरल लॉज, बहुत सारे ऐसे कानून हैं इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, जो भारत में हर बंदा को सही से इक्वली ट्रीट किया जाए, उसके राइट की रक्षा करता है। ऐसे बहुत सारे कानून हैं, तो कानून के हिसाब से तो आप बराबर हैं। इन एडिशन टू लॉ, लॉ के संदर्भ में अगर और बोले, द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो, यहाँ देखिए बस खत्म ही है गाइस, गवर्नमेंट हैज ऑल्सो सेटअप सेवरल स्कीम्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम सेटअप कर रखे हैं, बना रखे हैं, टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ कम्युनिटीज़, उन कम्युनिटीज़ की ज़िंदगी को सुधारने के लिए, एंड इंडिविजुअल्स, उन इंडिविजुअल्स को सुधारने के लिए हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज, कई वर्षों से, कई सेंचुरीज, कई शताब्दियों से उनको अनइक्वली ट्रीट किया गया है, तो अब उनके लाइफ को सुधारा जाएगा। दीज स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल, ये जो स्कीम्स है ये इंश्योर करने के लिए कि बहुत बड़ा
मतलब बहुत अपॉर्चुनिटी जो है पीपल के लिए, उसको भरोसा देने के लिए स्कीम क्या भरोसा दे रही, क्या इंश्योर कर रही, ग्रेटर अपॉर्चुनिटी किसके लिए, लोगों के लिए, हु हैव नॉट हैड दिस इन पास्ट में जो उनको मौका नहीं मिला अब उनको मौका मिलेगा। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। तो वन ऑफ द स्टेप्स, बहुत सारे कदम उठाए हैं, उनमें से एक जो इस कदम है टेकन बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। वो मिड डे मील स्कीम है, स्कूलों में दोपहर में जो खाना मिलता है। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल। तो दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम, ये ऐसे प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करता है, दिस रेफर ऐसे रेफर करता है ऐसे प्रोग्राम को विच वॉज इंट्रोड्यूस, मतलब ये जो मिड डे मील का जो प्रोग्राम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल, जो भी प्राथमिक स्कूल है उसके अंदर ये इंट्रोड्यूस किया गया था टू प्रोवाइड चिल्ड्रेन विद कुक्ड लंच, कि एकदम बना बनाया खाना उनको मिलेगा। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, तमिलनाडु ही पहला स्टेट था इंडिया में टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम, एंड मतलब इस स्कीम को तमिलनाडु ने इंट्रोड्यूस किया था। एंड इन 2001 में द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स को टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल्स विद इन 6 मंथ्स। और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में कहा कि 6 महीने के भीतर जितने भी स्टेट है वो अपने अपने भैया सरकारी जो एलिमेंट्री स्कूल्स है उसके अंदर ये मिड डे मील चालू करा दें। ओके, आगे देखते हैं। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मेनी पॉजिटिव इफेक्ट्स, इसके बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव भी रहे हैं। दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रेन हैव बिगन एनरोलिंग। अब इसमें जो अच्छे जो प्रभाव रहे हैं वो क्या रहे हैं, वो ये है कि फैक्ट दैट का मतलब है कि सच ये है, वो तथ्य ये है कि मोर पुअर चिल्ड्रेन, अधिक से अधिक जो गरीब बच्चे थे, हैव बिगन एनरोलिंग, उन्होंने अपना नाम लिखवाना शुरू कर दिया है। एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल, और लगातार स्कूल अटेंड कर रहे हैं खाने के चक्कर में। टीचर्स रिपोर्टेड दैट, टीचर्स ने ऐसा बताया कि अर्लियर चिल्ड्रेन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल। पहले वो लंच के लिए जाते थे घर बट वापस नहीं आते थे। बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल, लेकिन अभी जो मिड डे मील जो स्कूल में मिल रहा है, देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड, उनका अटेंडेंस भी इम्प्रूव हो गया है। देयर मदर्स, उनकी जो माएँ हैं, हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क, अपने काम को इंटरप्ट करती थी, रुकावट डालती थी, टू फीड देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को खिलाने के लिए एट होम, घर पर, ड्यूरिंग द डे, दिन में, नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो, अब ऐसा उनको करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दोपहर में स्कूल में ही खाना मिल जाता है। दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड रिड्यूस कास्ट प्रीजुडिसेस, ये जो प्रोग्राम है मिड डे मील वाला, ये भी मदद करता है कि जो जाति का जो पक्षपात है उसको भी कम करता है। बिकॉज चिल्ड्रेन ऑफ ऑल कास्ट इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर, कि हर जाति के जो लोग, जो बच्चे स्कूल में हैं वो एक साथ खाना खाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो कास्ट प्रीजुडिस था वो भी खत्म हो गया। एंड इन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, कुछ जगहों पर दलित वीमेन हैव बीन एम्प्लॉयड, दलित की महिलाओं को नौकरी पर रखा गया है टू कुक द मील, खाना पकाने के लिए। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प्स, जो मिड डे मील का प्रोग्राम है ये आपको हेल्प करता है रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स, जो गरीब बच्चे उनके भूख को मिटाने में, हु ऑफन कम टू स्कूल, जो अक्सर स्कूल तो आते हैं, एंड कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट बिकॉज देयर स्टमक्स आर एम्प्टी, लेकिन पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि उनका पेट खाली होता है, तो कहीं ना कहीं उनके पेट को भरा जाएगा। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हालांकि जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं किस चीज़ में, इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, कि ये जो मौका है इक्वालिटी का, इसको और इंक्रीज करने में उसके जो प्रोग्राम्स हैं कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। फिर भी देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन, लेकिन अभी भी बहुत अधिक किए जाने की ज़रूरत है। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प्ड इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल, हालांकि वाइल का मतलब है जबकि, हालांकि जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसने काफ़ी हेल्प किया है बढ़ाने में एनरोलमेंट को, एडमिशन को बढ़ाने में, अटेंडेंस को बढ़ाने में गरीब बच्चों का स्कूल के अंदर। फिर भी देयर कंटिन्यूज टू बी बिग डिफरेंसेज इन आवर कंट्री, लेकिन फिर भी हमारे कंट्री में बहुत बड़े बड़े डिफरेंस है बिटवीन स्कूल्स, ऐसे स्कूलों में दैट द रिच अटेंड, जो अमीर लोग अटेंड करते हैं, एंड दोज दैट द पुअर अटेंड, और ऐसे स्कूल जिसको गरीब लोग अटेंड करते, काफ़ी फ़र्क है अभी भी, तो इनइक्वालिटी तो है। इवन टुडे देर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं देश में, इन विच दलित चिल्ड्रेन, जिसमें जो दलित बच्चे हैं, लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे जो बच्चे हैं, आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, जिनके खिलाफ कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता है, एंड ट्रीटेड अनइक्वली, और उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल असमान तरीके से ट्रीट किया जाता है। These children are forced into unequal situation, इनको
और मतलब अनइक्वल सिचुएशन में जानबूझ के भेजा जाता है कि तू झाड़ू लगा तो तू ये कर, इन विच देयर डिग्निटी इज नॉट रिस्पेक्टेड, जहां पर उनका उनके आत्मसम्मान को इज्जत नहीं मिलती है। दिस इज बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट। हालांकि लॉ को जरूरत है इक्वल बनाने की, फिर भी जो लोग हैं रिफ्यूज टू थिंक, वो सोचना ही नहीं चाहते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं ये सोचने पर देम एज इक्वल इवन दो, कि वो भी इक्वल है। यहां तक कि लॉ कहता है कि सोचो कि इक्वल है, तब भी वो नहीं सोचते हैं कि इक्वल है। अब देखिए, वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दिस, इसका जो सबसे बड़ा कारण है, इज दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली, कि जो एटीट्यूड है बहुत धीरे धीरे बदलता है, लोग नहीं समझेंगे अभी। इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, हालांकि लोगों को पता है कि जो भेदभाव है कानून के खिलाफ है, फिर भी दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली, फिर भी वो एकदम जारी रखे हैं, लोगों को अनइक्वली ट्रीट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस, बिकॉज दे आर वुमेन, और इस आधार पर क्यों औरतें हैं, वो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है। इट इज ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव, यह तभी है जब पीपल बिगिन टू बिलीव, कि जब लोग ये मानना शुरू कर देंगे कि नो वन इज इन्फीरियर, कोई भी छोटा नहीं है, तुच्छ नहीं है, एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, हर बंदे का ये हक है कि वो उस बहुत ही सम्मान के साथ ट्रीट किया जाए, उसको इज्जत दो। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज, सो दैट, अच्छा अगर ऐसा हो तो प्रेजेंट एटीट्यूड जो है वो बदल सकता है, अभी जो एटीट्यूड है बदल सकता है। एस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी इज अ डेमोक्रेटिक इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल। कह रहे कि इक्वालिटी को बसा देना एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल, लगातार एक स्ट्रगल करने वाली चीज़ है। रिकॉर्ड हो रहा है। एंड वन इन विच इंडिविजुअल्स एज वेल एज various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book। अब लिखा है, फिर से देख लीजिए, कि इस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, किसी भी लोकतांत्रिक सोसाइटी में इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करना इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल, ये लगातार चलने वाला एक स्ट्रगल है, एक संघर्ष है। एंड वन इन विच इंडिविजुअल्स एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज, और एक बंदा जो इस किसी भी इंडिविजुअल में हो, साथ ही साथ वेरियस कम्युनिटी में हो इंडिया के, कंट्रीब्यूट टू, जो कंट्रीब्यूट करता है, एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन दिस बुक, और आप इस किताब में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे। समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक? बड़ा अजीब सा ये सेंटेंस है, पढ़ के देखते हैं इसको सही से गाइस। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि स्टेब्लिशिंग इक्वालिटी को स्थापित करना इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल, ये लगातार चलने वाला एक स्ट्रगल है। एंड वन इन विच इंडिविजुअल्स, इन विच का होता है जिसमें, तो वन एक बंदा, इन विच जिसमें, इंडिविजुअल्स एज वेल, हाँ अब समझ में आ रहा है। एंड वन एक, इन विच जिसमें इंडिविजुअल्स जो लोग हैं, एज वेल एज जो बहुत कम्युनिटीज हैं इन इंडिया, कंट्रीब्यूट टू, कि इसमें कंट्रीब्यूट करती है। ओके, और आपको बहुत सारा पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। स्ट्रगल एंड वन, यानी कि ये एक स्ट्रगल है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स और जो बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। कंट्रीब्यूट टू लिखा हुआ है, कई बार देखते हैं बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आगे देखते हैं गाइस, खत्म है ये, खत्म तो करना पड़ेगा गाइस, एक ही वीडियो में करना है। देखते हैं, यहाँ तक हो गया। चलिए, इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, दूसरे डेमोक्रेसीज में, यानी कि जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्या इश्यूज है? यू आर प्रोबेबली वंडरिंग, आप शायद ये सोच रहे होंगे, वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री, कि इंडिया शायद एक ही ऐसा लोकतांत्रिक देश है इन विच देयर इज इनइक्वालिटी, जिसमें असमानता है, एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, जहाँ पर इक्वालिटी के लिए जो स्ट्रगल है वो लगातार जारी है, अभी स्ट्रगल हो रहा है। द ट्रूथ इज दैट, सच तो ये है कि इन मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, द इशूज ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू, ये जो इक्वालिटी का जो मुद्दा है, ये मेन मुद्दा बना हुआ है, अराउंड विच जिसके चारों तरफ कम्युनिटीज स्ट्रगल, सारे कम्युनिटीज इसके चारों तरफ स्ट्रगल करते हैं। हर देश में आप देख लो तो असमानता है। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर अमेरिका की बात कर ले, द अफ्रीकन अमेरिकन्स,
जो अफ्रीकन अमेरिकन है, जो काले अमेरिकन है, हुज एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स, जिनके जो पुराने जो बाप दादा थे वो गुलाम थे, हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका, जिनको अफ्रीका से लाया गया था, कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स टुडे, तो वो अपने लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं एज लार्जली अनइक्वल, कि बिल्कुल बहुत बड़े स्तर पे वो अनइक्वल है, असमानता है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इस चीज़ के बावजूद, देयर वॉज अ मूवमेंट इन लेट 1950s, 1950 में एक आंदोलन भी हुआ था, टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। उस आंदोलन का मतलब था कि पुश करे कि इक्वल राइट मिले जो अफ्रीकन अमेरिकन है, वो भी हुआ था। प्रायर टू दिस, इससे पहले क्या होता था 1950 से पहले, कि अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली, बहुत अनइक्वल उनको ट्रीट किया जाता था इन द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉ, और लॉ के थ्रू भी उनको मतलब इक्वालिटी जो है मना था, लॉ भी इक्वालिटी उनको नहीं देती थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वेन ट्रैवलिंग बाय बस, जब वो बस से ट्रैवल करते थे, दे ईदर हैड टू सिट एट द बैक, या तो बस के एकदम पीछे बैठते थे ऑफ द बस, और गेट अप फ्रॉम देयर सीट, या अपने सीट से उठ जाते थे वेन एवर अ वाइट पर्सन विश टू सिट। अगर कोई सफ़ेद चमड़ी वाला बंदा अमेरिका में आता था, तो जो काले चमड़ी वाले लोग थे उनको उठ जाना पड़ता था कि सर आप बैठिए ना। इतनी इनइक्वालिटी थी अमेरिका के अंदर 1950 से पहले। रोजा पार्क्स 1913-2005, 1913 में पैदा हुई, 2005 में मर गई, वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, ये एक महिला थी जो कि अफ्रीकन अमेरिकन थी। टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क, मतलब पूरे दिन लंबा उन्होंने काम किया था, तो काम में एकदम थक करके, शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन ऑन December 1955। 1955 में क्या हुआ कि बस में वो चढ़ी, वो बैठ गई, थकी हुई थी, तो कोई अंग्रेज, गोरा अंग्रेज आया, उसको उठ के उसने सीट ऑफर नहीं किया, क्योंकि रूल ऐसा था कि काले को उठना है, गोरे को सीट देना है, उसने इग्नोर कर दिया। हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज, तो उसका जो उस दिन इनकार करना था, उसने एक बहुत बड़े आंदोलन को खड़ा कर दिया, किसके खिलाफ? अनइक्वल जो वेज था इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड। तो जैसे अफ्रीकन अमेरिकन को ट्रीट किया जाता था अनइक्वल तरीके से, उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, एंड विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट, और यही आंदोलन सिविल राइट मूवमेंट कहलाया। द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड, तो 1964 में जो ये एक्ट आया, ये मना करता है, ये प्रोहिबिट करता है, फिर एक कानून बन गया, रूल बन गया, और ये कानून क्या मना करता है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, यानी कि जाति, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन, कौन कहाँ का रहने वाला है, किस जाति का है, किस धर्म का है, इस पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। इट ऑल्सो स्टेटेड, इस जो सिविल राइट्स मूवमेंट ने ये भी बताया दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन, सारे स्कूल है वो इस अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन के लिए खुले रहेंगे, एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल, और उनको अलग से स्कूल अटेंड करने की जरूरत नहीं, स्पेशली सेटअप फॉर देम, कि उन्हीं के लिए अलग से स्कूल बनाओ कि भैया ये सिर्फ काले लोगों के लिए स्कूल है, वो हर स्कूल में जा सकते हैं जिसमें गोरे जाते हैं। हाउएवर डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, अ मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू बी अमॉन्ग द पुअरेस्ट इन द कंट्री। अब इतना कानून बन गया, इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या हो गया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन है अभी भी अमॉन्ग द पुअरेस्ट इन द कंट्री, उस देश में जो सबसे गरीब लोग हैं उनमें ये अफ्रीकन अमेरिकन ही है। तो अभी भी तो कानून बनने के बाद भी भेदभाव खत्म कहाँ हुआ? मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रेन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल, ये जो अफ्रीकन अमेरिकन है सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल जा सकते हैं, दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटी, जहाँ पर फैसिलिटीज कम है, एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे टीचर भी नहीं है एज कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट। जो गोरी चमड़ी वाले जो बच्चे हैं वो जाते हैं तो एकदम हाई फाई स्कूल में जाते हैं, हु इधर गो टू प्राइवेट स्कूल्स, या तो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और लिव इन एरियाज, और ऐसी जगह पे रहते हैं वेयर द गवर्नमेंट स्कूल्स आर एज हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल, जहाँ के गवर्नमेंट स्कूल भी प्राइवेट स्कूल की तरह हाईली रेटेड है। ऐसा होता है। अब देखें बस खत्म है गाइस। यहाँ लिखा है कि एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 से एक छोटा सा अंश लिया गया है। क्या लिखा हुआ है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव पे जो अंकुश लगा है, किस ग्राउंड पे? ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, किस जगह पैदा होते हैं आप, मेल है कि फीमेल है, आपकी जाति क्या है, आपका वंश क्या है, आपका धर्म क्या है, इस ग्राउंड पे अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है, भेदभाव करता है, तो सख्त मना है आर्टिकल 15 के हिसाब से। ठीक है। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, किसी भी सिटीजन के खिलाफ वो भेदभाव नहीं कर सकती है जो राज्य है, किस ग्राउंड पर? उसके जाति, धर्म, सेक्स, कास्ट और
जो प्लेस ऑफ बर्थ है इसके उस पर नहीं कर सकती। नो सिटीजन शैल, कोई भी जो सिटीजन है ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, सिर्फ जाति धर्म और ये सब जो लिखा हुआ है इसके आधार पर सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, की कोई डिसेबिलिटी कि सब्जेक्ट टू का मतलब कि उस पर कोई डिसेबिलिटी हो जाए, कोई लाइबिलिटी हो जाए, कोई रिस्ट्रिक्शन हो जाए विथ रिगार्ड टू, चाहे मतलब एक्सेस टू शॉप, यानी कि आपको दुकान पे नहीं जाना है, रेस्टोरेंट नहीं जाना है, होटल नहीं जाना है, किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं जाना है, अगर ऐसा किसी को किया जाता है तो बिल्कुल मना है, आप नहीं कर सकते उसके जाति धर्म और उसके आधार पर। ठीक है जी। कुएं से पानी लेना, टैंक से बाथिंग घाट जाना, वही सब है, आप नहीं कर सकते। बस खत्म करते हैं। आर्टिकल 15 भी हमें हक देता है। बस इतना बोल के खत्म, खत्म है शायद। हाँ जी, खत्म है जी, बस थोड़ा सा रह गया है, कर लेते हैं। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, क्या चैलेंज है डेमोक्रेसी का जी, देख लेते हैं। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक, किसी भी कंट्री को आप कंप्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से डेमोक्रेटिक है। देर आर ऑलवेज कम्युनिटीज, हमेशा कम्युनिटीज होते हैं, एंड इंडिविजुअल्स होते हैं ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया, जो कि ऑफ डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी के आइडिया को और बढ़ा देते हैं कि अभी डेमोक्रेसी ये नहीं है, अभी कुछ और बाकी है, कुछ और बाकी है। एंड पुश फॉर ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी, और भी पुश करते हैं कि अभी भी हमें एक अच्छा रिकॉग्निशन नहीं मिला इक्वालिटी का ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशूज़, अभी जो पहले से चल रहा है उस पर भी कुछ नहीं मिला है, जो नए मुद्दे उस पर भी कुछ ज़्यादा पहचान नहीं मिली है। सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल, अब इस बात पर जो सेंट्रल है, सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल, तो सेंट्रल जो है अभी भी स्ट्रगल पर है फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन, सब लोगों की पहचान नहीं हुई है एज इक्वल, कि बिल्कुल बराबर है, फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन, कि उनका डिग्निटी मेंटेन किया जाए, यानी कि सभी भी सेंट्रल स्ट्रगल कर ही रही है, अभी हर बंदे को इक्वालिटी नहीं मिला है। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ दिस इशू ऑफ इक्वालिटी अफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ, कैसे हमारे डेली लाइफ के कई पहलू को ये अफेक्ट कर देता है इन डेमोक्रेटिक इंडिया, इस इंडिया में। एज यू रीड दिस चैप्टर, जैसे आपने चैप्टर्स को पढ़ा है, थिंक अबाउट वेदर द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन, जितने भी लोग हैं उनकी जो इक्वालिटी है, एंड देयर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज अपहेल्ड, कि उनके जो उनका जो डिग्निटी वगैरह है उसको बरकरार रखा जाए, उनकी इक्वालिटी को अपहेल्ड रखा जाए, इसका क्या करना है आपको, थिंक करना है, मतलब कि उस पर क्या है, थिंक अबाउट, इस बारे में सोचना है। खैर ये तो खैर एक मैसेज दिया गया है। तो बस गाइस ये खत्म हो गया आपका, तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा ये चैप्टर, 1 घंटे का चैप्टर है गाइस। चलिए गाइस, और ये जो बच गया वर्ड्स मीनिंग, ये मैं डेफिनेटली अगले दिन इसको करा दूंगा, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे इस्तेमाल होता है। बस गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।